अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स का वर्क नहीं किया है ना, टास्क वगैरह, तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अभी रिपीट नहीं करूंगा, ना ही उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारा वर्क है। कि लास्ट क्लास के डेरिवेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछो। पक्का किसी को डाउट नहीं है? घर में ट्राई किया था अल्फिया? तुमने ट्राई किया घर पे जा करके? दो इक्वेशंस लिखते थे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इक्वेट करते थे एम वी स्क्वायर बाई आर के, और एक लिखते थे एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, इन सब चीज़ों से सभी निकल करके आते थे। क्या क्या? आर एन निकल करके आता था, जो कि जेई पर्पस के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 0.529 है ना, एंगस्ट्रॉम है। बस वो वाला हमें देखना होगा कि क्या इसका रिलेशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एन एंड जेड करके। ठीक है, तो मैंने तुम्हें याद कराया होगा कि वी जेड एन करके एक रिलेशन होता है, वी जेड एन, है ना। यहाँ पे स्पीड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लेना तुम। फिर से भूल गया मैं एक ही दिन में। 2.1 इंटू 10 6 मीटर पर सेकंड होता है शायद। ठीक है, उसके बाद ये बात हमने बोली थी, ये कुछ 1.9 होता है या तो 2.1 होता है, कोई एक वैल्यू होती है, देख लेना। अब इसके बाद में जो एनर्जी होता है ना nth लेवल का, ठीक है, अल्फिया एंड आर्या, आई आस्क्ड यू समथिंग, एक बार रिस्पॉन्ड करो कि वेदर यू ट्राइड बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो याद रखना एनर्जी जो है उस वो डायमेंशनली क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। हाफ एम वी स्क्वायर में एम तो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी भी एनर्जी निकालो, जैसे अभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं ना इसमें, तो एम वी स्क्वायर करने पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड आता है, ये बात याद रखना हम लोग को। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे तुम लोग को भी याद होना चाहिए, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी, इनफैक्ट वैल्यूज तो ऐसे याद रखने चाहिए वाले, बट जेई में कई बार इन वैल्यूज के बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, इन एनी केस तुम्हें याद रखना है इन वैल्यूज को। और फिर ये याद रखना कि जब हम लोग ये निकाले ना, तो व्हाट इज दिस एनर्जी? दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, सुनते जाओ, अभी जेई एडवांस के हिसाब से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो क्वेश्चंस बनेंगे, वरना तो फिर देखते जाओगे क्वेश्चन को। टोटल एनर्जी होता है ये के ई प्लस पी होता है। ठीक है, नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस एनर्जी assuming that P at infinity इक्वल टू जीरो। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, ये डेरिवेशन कब आया? जब P इन्फिनिटी पे जीरो है। भाई ये क्या बात हुई? क्योंकि जीएमएम नहीं, यहाँ पे के Q1 Q2 लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर, इसमें आर को इन्फिनिटी पुट करो तो जीरो आता है। तो सर इसमें हमने ये रेफरेंस लेवल लिया है कि ये तो हर बार जीरो आ जाएगा? तुम बताओ मेरे को। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये बोला कि ये एनर्जी तब आया जब हमने पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को जीरो माना है करके। तो ये जीरो माना है कि वो मैथमेटिकली हर बार जीरो आएगा? क्या बोलते सर हो? जीरो है। तो ये फॉर्मूले से तो जीरो आ रहा इन्फिनिटी है, पे लेकिन जीरो ही हो जाएगा, आर इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, गलत, ये गलत कंसेप्ट है। इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होगा, समझ रहे हो? ये हमने माना है कि इन्फिनिटी पे जीरो है। ये कैलकुलेशन जो तुम्हें दिखा रहा है ना, ये वन साइड ऑफ द पिक्चर है। ठीक है, यहीं पे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है उनसे। ये देखो, बात ऐसी होती है कि ढंग से समझना ना, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, एसएचएम, हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ पे भी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की बात आ गई, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना डीवी, वो माइनस ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं ना, ये सबसे सबसे बेसिक बात है ये। इसको वी लिखते हैं फ्रॉम सम, लेटेस्ट से कोई V1 से कोई V2 तक। ठीक है, तो कोई V1 से लेकर के V2 तक जाना चाह रहे हैं। माइनस ई की क्या बात होती, ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना। माइनस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको हटाते हैं। ये माइनस तो फॉर्मूले में है ना, ये माइनस को मैं कुछ नहीं कर सकता। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है,
देखते रहो। ओके, किसी R1 से लेकर के, है ना, किसी R1 से R2 तक, तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक माइनस ऑलरेडी आएगा, -1/r आएगा, वो इस माइनस को खा जाएगा। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ, k q1 q2 अपॉन -r। ठीक है, R1 से R2 तक। ठीक है, तो ये माइनस तो चले गया, ये V2 माइनस V1 है, इक्वल टू k q1 q2 अपॉन R2 माइनस k q1 q2 अपॉन R1। आई होप मैंने ठीक किया। ठीक है, अब देखो, इफ अगर R1 को इन्फिनिटी लेते हो, ठीक है, और R2 का नाम अगर तुम R रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे V एट R2 का नाम R, कोई भी मतलब इसको समझ रहे हो ना, ये V2 को उस समय पे VR बोल देते हैं उस समय के लिए। ठीक है, नाम ही तो दे रहे हैं, इक्वल टू V1 प्लस के Q1 Q2 बाई उस जगह का नाम R, और ये तो जीरो जा चुका है। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, ठीक है, कि हम V1 को क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को, ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी प्लेस है। अब इसमें अगर तुम R2 को इन्फिनिटी डाल देते हो, है ना, अब ये फॉर्मूला आ चुका है, समझो, वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला। अब अगर तुमने V1 को, V1 क्या होगा इसके हिसाब से, जब R1 को इन्फिनिटी डाला तो V1 विल बी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। जैसे ही हमने ये फिक्स किया, इसका मतलब V1 इज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अगर नहीं समझो तो पूछना। तो V1 को अगर हम जीरो सी जगह का जो पोटेंशियल Q2 बाई, तब जब इसको लिए हो तो, ठीक है, अब अगर R इक्वल टू इन्फिनिटी अब डालोगे इस फॉर्मूले में, तो तुम्हें जीरो दिखेगा क्योंकि तुमने ये बोला है। और अगर यहां पे डालते V एट इन्फिनिटी क्या होता करके, तो V1 होता, जो तुमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, इन सब बातों का तुम्हें क्या समझना है। पहले बात तो ये एक अच्छे बच्चे को पूरा का पूरा याद रहता है। ठीक है, या तो ऐसा समझो, जिस जगह पे तुमने वैल्यू को जीरो माना है, उस जगह पे अगर वैल्यू को तुम 10 मान लोगे, ठीक है, जैसे देखो, बहुत सरल, यहाँ पे 10 वोल्ट है मान लो, कोई एक लोकेशन पे, कोई एक लोकेशन पे 0 वोल्ट है मान लो। ठीक है, अब मैंने इस लोकेशन पे जिसका नाम जीरो रखा था, इसका नाम मैंने 5 वोल्ट कर दिया है, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तुम बताओ। 15 वोल्ट। ठीक है, ऑटोमेटिकली 15 वोल्ट हो जाएगा ये। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं रहती, हम जीरो लेते हैं तब जाकर के ये फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला सच्चाई नहीं है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस फॉर्मूला इज नॉट रियलिटी, दिस फॉर्मूला इज द रियलिटी। ठीक है, या फिर ये दिस फॉर्मूला इज द रियलिटी, जो समझना चाहो। ठीक है, बट इतना डेप्थ में ना सोचते हुए अगर हम सिंपली ऐसे सोचें कि अगर इन्फिनिटी जहां पे जीरो है, अगर उसकी कुछ भी वैल्यू जितनी भी बढ़े, 5 वोल्ट से बढ़ा दी, तो दुनिया के हर जगह पे 5 वोल्ट से बढ़ जाएगी, यूनिवर्स के हर प्लेस पे। अगर उसकी वैल्यू 5 से मैं घटा दूं, तो हर प्लेस पे 5 वोल्ट से कम हो गई होगी। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट अ रेफरेंस एनर्जी। ये इस डाटा का ये मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को या फिर कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजोगे, ठीक है, तो उसके पास 10 QV एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 10 QV, अगर क्यू चार्ज को भेजोगे तो। ठीक है, या फिर उतनी दे करके वहां से लाओगे। ठीक है, थोड़ा डीप चल रहे हैं अभी, डीप। तो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि जो अम, जो एनर्जी है वो -13.6 Z² बाई n² जो हमने लाई है किसी जगह की, वो इतनी है। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल V1 है, ठीक है, तो हर जगह की एनर्जी इतनी हो जाएगी फिर। आई थिंक समझ रहे हो, अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल V1 है या फिर V है,
क्योंकि वो तो तब माना था ना जब हमने इन्फिनिटी पे जीरो हो गया था। वो लॉजिक से जो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके तुम्हें बताया कि इस लेवल ऑफ थिंकिंग तक तुम्हें आना है, अ, ठीक है, तब ये एनर्जी रहेगी हर जगह की। ठीक है सार्थक, अगर इन्फिनिटी पे कुछ है तो वो एनर्जी इतनी रहेगी। सर वी रहेगा। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी V1 है तो टोटल एनर्जी जो है ना वो इतनी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की किसी nth ऑर्बिट में। ठीक है हर्ष? हाँ, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और ठीक है, क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी इस कंसेप्ट को याद रखे रहो। देखो कुल मिलाकर के क्या है, हाँ, पोटेंशियल नहीं, टोटल एनर्जी के बारे में बात करो यहाँ पे। तुम कुल मिलाकर के ना ये बात को याद रखो कि तुम आज के बाद से किसी एडवांस के क्वेश्चन में एनर्जी को के प्लस पी ही लिखोगे। ठीक है, टोटल एनर्जी को जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, कभी सिंपली उसको -13.6 बस मत लिख देना। नाउ देर इज अ पॉइंट कि ई तो कभी नहीं बदलेगा, ये रेफरेंस एनर्जी नहीं होती, रेफरेंस बेस्ड एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, पी बदल रहा होगा तो उसके हिसाब से हम अपने ना थॉट को अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, जल्दी से देखो। आर एन, वो बोलते हैं आर एन का और ई एन का डायग्राम बनाओ सर्कल्स में। ठीक है, पिक्चोरियली रिप्रेजेंट आर एन एंड ई एन। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एन्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एन। तो मैं आर को कैसे बनाऊंगा देखना, ये जो है ना एन स्क्वायर बाई जेड है। तो अगर मेरा पहला अगर ऐसा है, आई एम रियली सॉरी, अगर पहला ऐसा है, ये आर इक्वल टू 1 है, तो ये आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब ये वाले गैप से ज्यादा बड़ा होगा वाला गैप। ठीक है, उससे भी बड़ा आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ही बनाना होगा तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, ये जो भी गैप है उससे, ये गैप जो भी है उससे 4 गुना गैप ये रहेगा और उससे 9 गुना गैप ये रहेगा। समझ रहे होगे यहाँ से देख देख करके? मतलब एक, ये स्पेसेस इंक्रीजिंग स्पेसेस हैं और यहाँ पे ये स्पेसेस डिक्रीजिंग स्पेसेस हैं। जैसे तुम बोलोगे कि अगर पहला एनर्जी लेवल ये है ना, ये R1 था, R2 है, R3 है, लगातार ये गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी के बारे में यही पूछ लेता है ना, दिस गैप्स इंक्रीजिंग। ये न्यूक्लियस है, डॉट इज न्यूक्लियस, डॉट इज न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट इज न्यूक्लियस। ये E1 है, तो उसके बाद गैप्स कम होते जाएंगे। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है गैप्स एप्स क्या बोल रहे हैं सर करके, तो पूछो। आई कैन मैथमेटिकली टेल यू दैट, वैल्यू निकाल करके देख सकते हो। और गैप को कम कर दिया मैंने। ठीक है, कैसे पता? देख सकते हो यहाँ से, 1/n² है ना, तो गैप कम होता जाएगा। ऐसा नहीं दिख जाएगा सिर्फ 1/n² है तो गैप कम हो रहा है करके। 1/1² माइनस 1/2² किया मैंने पहले, ये उस गैप के बारे में बता रहे हैं। 1/2² माइनस 1/3² किया, ये मेरे को उस गैप के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सामने वाला टर्म तो कांस्टेंट है। ठीक है, 1/3² माइनस 1/4² जब किए तो ये उस गैप के बारे में बता रहे। 1/4 किए तो 3/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/9 किए तो कितना आ गया? 1/9 किए तो 9 5 माइनस 36, 5/36 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना गैप है? 1/9 माइनस 1/64। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी तो देखना, 64 माइनस 9 कितना होता है? 56 7 होता होगा। नहीं यार, गड़बड़ हो गई, 53 होता होगा, 55। 1/9 माइनस 1/16। 1/9 माइनस 1/16 जो भी वैल्यू है ये 16,444, तो फिर ये 3/16 हो गया है। ठीक है, तो देखो इससे गैप कम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे वहां नहीं था, वहां तो सही था। अच्छा यहाँ पे सही था क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी। 4 4 जा 64 होता है ना, 4 4 जा 16 होता है ना। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 7/16 9 जा 144। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। पहले 0.75 था, अब ये इसकी तो 0.1 जैसा कुछ हो गया है। ठीक है, ये वैल्यूज याद नहीं रखनी बिल्कुल भी, तुम्हें एक फील लेना है और ये तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करना है। बस तुम्हें फॉर्मूला लिख देना है कि द गैप इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², हेंस द गैप विल गो ऑन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। ठीक है,
ये वैल्यू भी निकाले ना घर में, 0.0 समथिंग आ रही है, तो इससे पता चल रहा है गैप कम हो रहा है। तो दूरियां ऐसे बढ़ते जा रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, बट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी का गैप जो है वो कम होते जा रहा है लगातार। दिस मच यू हैव टू थिंक। सर हाँ बोल। सर वो पहला वाला डायग्राम था वो किस चीज का गैप बता रहा है? ये यस सर। ये तो लिटरली ये स्पेस में वाकई इतनी दूरी पे रखा हुआ है। यहां से अगर 1 मीटर है ये, तो अगला वाला 4 मीटर है, और ये वाला 9 मीटर है। लिटरली वाकई इतनी दूरी पे रखे हुए हैं वो। ठीक है, ओके ये वास्तविक दूरी नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसेस नहीं है, ये वाले जो गैप्स हैं। ये वाले गैप्स उनके एनर्जी लेवल को पिक्चोरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, कि पहला वाला है तो इतनी दूरी पे डिस्टेंस वाइज, और दूसरा वाला डिस्टेंस वाइज बहुत दूरी पे है, बट एनर्जी वाइज वो लोग पहले का जो भी एनर्जी गैप है उससे कम एनर्जी गैप पे है, ऐसा करके। ओके सर। ठीक है, तो पूछना ना अगर तुम्हें डाउट है, क्योंकि मैं थोड़ा मान करके चल रहा हूँ कि दिस ऑल थिंग्स आर वंस रेड बाय यू, दैट इज माई बेसिक असम्पशन। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मैंने तुम्हें बताया ही था कि तुम z को 1 ले लेना करके। ये सभी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसी बात में पूछ लेते हैं कभी कभी तो। ठीक है, देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबके निकालने आनी चाहिए तुम्हें। एक्साइटेड स्टेट समझते हो? ठीक है, ये बात को याद रखे रहो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 होता है भाई, इसी में कुछ लोग मर जाते हैं पता नहीं क्यों। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट स्टेट नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में कंप्लीटली आयनाइज करना है ना। ठीक है, कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से। यहाँ जो लिखा है वही परम सत्य है, बाकी किसी बुक में अगर कुछ अलग पाओ तो उसको कट कर देना। ठीक है, 100 टाइम्स मैंने वेरीफाई कर लिया है। आयनाइजेशन एनर्जी किसी से भी नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि n=3 में पड़ा हुआ है वहां से आयनाइज कर दिए, वहां के लिए आयनाइज वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहां के लिए क्या वर्ड बोलेंगे अभी देखो। ठीक है, वहां के लिए क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सेपरेशन वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं होते हुए दिखेगा तुम्हें। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, क्या है बाइंडिंग एनर्जी? फ्रॉम एनी स्टेट टू n=infinity। ठीक है, फ्रॉम एनी स्टेट मतलब कोई n1 से n2 पे ले जा रहे हो, सॉरी n1 से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो, कोई भी n से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस केस के लिए। अभी तुम ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। देखो, अगर एग्जाम में बोल ही दिया कि द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर n=4, n=4 लेवल, तो वहां पे तो समझ गए कि n=4 से इन्फिनिटी ले जाने के लिए आयनाइजेशन बोल रहे हैं। बट इन जनरल सिर्फ आयनाइजेशन पूछा है तो तुम n=1 से बताते हो। ठीक है, तो क्या क्या केसेस हो गए? अगर किसी n=1 से कोई भी n=n पे ले जाना है तो क्या नाम देंगे इस चीज का? व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड? एक्साइटेशन एनर्जी। समझ रहे हो? सिर्फ एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी n=1 से कोई भी, यार यहाँ पे देखते जाओ, चलो। n=1 से n=infinity ले जा रहे हो। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन हो गया। n से n=infinity ले जा रहे हो, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया। ठीक है, अगर n= कोई भी n1 से n2 तक ले जा रहे हो ना, कोई भी n1 से n2, तो भी उसको एक्साइटेशन ही बोलते हैं। ठीक है, कोई भी n1 से n2। ठीक है, ये सभी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक टर्म आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड? आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है, जैसे मान लो
अरिंदम पूछा सर जो आयनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में है यूज करते थे। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अरिंदम, तू केमिस्ट्री में कौन सा आयनाइजेशन यूज करता है। फिजिक्स में खास करके ये टर्म्स में ना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम। ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर में जेई पेपर बना देगा वो, बट डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा। ठीक है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमें n इक्वल टू 1 से ही n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाने वाली बात करनी होगी। जब वो बाइंडिंग एनर्जी बोलेगा तो n इक्वल टू कोई भी n से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाने वाली बात करनी होगी, है ना। यार यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। ठीक है, इन सब में बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करो। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हें n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है, तो इसमें मान लो तुम्हें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से गुजारना होगा ताकि उसके पास ये एनर्जी आ जाए, तुम बताओ। देखो इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे बाहर में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, ये बाहर का कंसेप्ट है, कहीं और पे थर्ड जगह पे, उसको कितने वोल्ट से गुजारें कि उसके पास यहां पे पहुंचते ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। ठीक है, तो वो वोल्टेज का नाम होता है 13.6। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, 13.6 वोल्ट होगा, क्योंकि भाई वी वोल्ट से किसी चीज को अगर हम गुजारते हैं, ठीक है, तो क्यूवी एनर्जी आ जाती है उस पर। ठीक है, इसी को एक्सेलरेट नहीं करना है, मतलब जरूरी नहीं इसी को एक्सेलरेट करो तुम, है ना। इट इज डिफाइंड फॉर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो फ्री लिखा हुआ है ना एक वर्ड यहाँ पे, थ्रू विच फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर में कहीं पे ऐसी सेपरेटली एक तुम्हें मिला हुआ है, वो बाउंडेड नहीं है, वो किसी एटम से अट्रैक्टेड नहीं है वो। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट। It is the potential difference through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom. ठीक है, सिमिलरली एक्साइटेशन पोटेंशियल किसको बोलेंगे, मान लो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अगर एक्साइट करना है तो 10.2 वोल्ट जो होगा वो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, पहले बार एक्साइट करने के लिए कितने, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हुआ, पहले बार एक्साइट करने के लिए कितना पोटेंशियल से किसी और थर्ड इलेक्ट्रॉन को गुजारें, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन को, फिर उसको इसमें टकरवाएं, है ना, और ऐसा अज्यूम करें कि कंप्लीटली वो ट्रांसफर कर दे रहा है इसको एनर्जी को, तब वो फिर आयनाइज हो जाएगा ये वाला। तुम्हें पता है ना सिमिलर मासेस जो रहते हैं, तो एक बॉल जब आता है और टकराता है तो कंप्लीटली अपनी एनर्जी सामने वाले को दे देता है करके। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन एन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू आइडेंटिकल मासेस, है ना, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। वो कंसेप्ट से निकल करके ये सब टर्म्स आते हैं। ठीक है, नथिंग बिग, बहुत सरल बातें हैं। ठीक है, वो इतने सरल है कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज बिफोर यू। ठीक है, अब आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक कोई गैस होती है ना, ढंग से सुनते रहना। देयर इज सम गैस, लेटेस्ट से हाइड्रोजन गैस, उसको हम लोग अंदर तक एक हीटर घुसा करके उस गैस को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं, है ना, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद जब वापस आते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे थे, ये यहाँ पे गए, और फिर जब यहाँ से वापस आ रहे हैं तब रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो रिलीज हो रहे हैं इनके स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व करें तो वो एक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना, तुम्हें बहुत कम टाइम के लिए याद नहीं रखना है, मतलब आंसर को अपने एनरिच करने के लिए ना, क्वालिटी आंसर लिखने के लिए ये सब डेटा कर दो तो एग्जामिनर बहुत खुश रहता है। सीबीएसई में 10⁻⁸ सेकंड में ही आ जाते हैं वो लोग चुपचाप नीचे। इसके बेसिस में अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस स्पेक्ट्रम को रीड किया, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, पता है तुम्हें,
ठीक है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग को अच्छे तरीके से रीड किया। ये उस समय की बात है जब कंप्लीटली ये लाइमर बाल्मर पास्टन कब है, ये कब की बात हो रही है, ये बिफोर बोर एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, उस समय तक ऐसा फॉर्मूला नहीं पता था कि 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, सबके लिए जिंदगी इतनी सरल हो जाएगी, कोई अलग अलग सीरीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस समय की बात नहीं है जब बोर का फॉर्मूला आ गया था, ये उससे पहले। इसलिए इन सब की इतनी वैल्यू है कि उस समय फॉर्मूला होने के बिना भी, है ना, वी वेर एबल टू आइडेंटिफाई कि ओके ये चीज विजिबल रेंज में आ रही है, ये चीज इंफ्रारेड रीजन में आ रही है ना। तो हम लाइमन किसको बोलते हैं? लाइमन कहीं से भी आए n इक्वल टू 1 तक आना चाहिए। लाइमन ने इसको रीड किया, ठीक है, कहीं से भी आए n इक्वल टू 1 तक आना चाहिए। ठीक है, बाल्मर n इक्वल टू 2 तक आना चाहिए, कहीं से भी आए। कहीं से मतलब उसके हायर स्टेट से ना, नीचे से मत भेज देना भाई, क्योंकि नीचे से ऊपर किसी को भेजोगे तो कोई रिलीज होगा क्या? कुछ रिलीज नहीं होगा, तब तो एब्जॉर्ब हुआ है ना तुम्हारी एनर्जी बल्कि। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 तक आए, कहीं से भी आए, है ना। इन सभी में एनर्जी, इन सभी में रिलीज हो रहे हैं, याद रखना। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाल्मर कंप्लीटली विजिबल रेंज में लाई करता है। ठीक है, बाल्मर में हर एक बंदा जो है ना, सभी विजिबल रेंज में लाई करते हैं। ये कैसे पता चलता है? लाइट की तुम मेरे को वो बताओ, रेंज विजिबल लाइट की। लाइट तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, विजिबल लाइट का कुछ भी मान लो, लगभग 3500 से 7000 एंगस्ट्रॉम। 500 ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं 3500 है, से 7.5 आए। है ना। 500 ऊपर नीचे लिख सकते हो, उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज नॉट अ रिजिड बाउंड्री। ठीक है तो दिस इज देयर। ओके, अब जैसे कि मैं बोलूं कि n इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक के बीच का गैप कितना होगा एनर्जी का? ये एनर्जी का गैप है 10.2, जानते हो ना? नहीं, 10.2 नहीं है। कितना है यार? ये 10.2 गैप है ना, ये वाला। तो 3.4 है वो गैप। ठीक है, ये गैप इज 10.2। कुछ भी नहीं पता होगा तुरंत पूछना ना। तो 3.4 है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। भाई ऊपर जाना है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करोगे, और ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी रिलीज करोगे। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी बाई एच सी की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे याद रखना पूरा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। बाकी यूनिट में कुछ और भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में ये यूनिट हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे में लैम्डा। अब देखो यूनिट के हिसाब से खेलो, इसको कट कर दिया मैंने, तो एंगस्ट्रॉम में मेरे को आंसर मिलने वाला है, लैम्डा कितना मिलने वाला है? मैं ये कर देता हूँ कि 124 यहाँ पे रहने देता हूँ, यहाँ पे 2 जीरो है, ये नीचे आया तो एक जीरो और चले गया। ठीक, कैलकुलेशन तुम अपना कर सकते हो। 3.34 लिख देता हूँ इसको, तो 34 4 जा रहा है रफली, है ना, 4 जा रफली, तो 4000 एंगस्ट्रॉम मिला है मेरे को, देखो। ठीक है, तो सीरीज लिमिट ही इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम तक गई है। सीरीज लिमिट किसको बोलता है, समझते हो ना? व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज? सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज is that line of Balmer series, है ना, in which the transition is from n equal to infinity to n equal to 2। लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी से 1। बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी से 2। पास्टन सीरीज की सीरीज लिमिट होगी इन्फिनिटी से 3, एंड सो ऑन। उसके करस्पॉन्डिंगली जो लाइन आती है, उस लाइन को सीरीज लिमिट कहते हैं। तो सीरीज लिमिट में इसका इतना आया, और ये वाली एनर्जी कितनी रहेगी? देखो ये वाली गैप कितनी है, तुम्हें याद होना चाहिए गैप कितना है, बताओ मेरे को कितना आता है? 1.4 सम। 1.9 कुछ आता है क्या? 1.89 यस सर। हाँ सर। ठीक है, 1.9 जैसे मुझे याद है ना, वैसे तुम्हें भी याद होना ही चाहिए ये। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे मैं इसको 1.9 कर देता इस वाली चीज को, तो यहाँ पे था 124 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 1.9 की जगह पे मैं 19 लिख देता हूँ फिर, तो इसको लगभग 20 मान लेते हैं। ठीक है,
26 मान लेते हैं, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, तो कंप्लीटली लाई कर रहा है ना, ठीक है, इसके बीच में लाई कर रहा है कंप्लीटली। हाँ, तो ये तुम्हें ये कैलकुलेशन करके दिखानी होती है ना, बता रहा हूँ मैं। दे विल टेल दैट प्रूव दैट बाल्मर्स इज लाई कंप्लीटली इन द विजिबल रेंज। तो हम लोग को ये बताना होगा, अगर ये विजिबल रेंज है तो ये गैप तो उससे कई गुना बड़ा हो गया ना। आर यू गेटिंग इट? ये गैप जो है सबसे बड़ा, इसमें कौन सा गैप था? इसमें सबसे बड़ा जो गैप था वो 3.4 का था, यहां से लेकर के 0 तक कंप्लीट, तो 3.4 सबसे बड़ा गैप है। और इसका सबसे छोटा गैप कौन सा है? इसका सबसे स्मॉलेस्ट ही 10.2 का है, तो इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा एनर्जी है। इस वाले का हाईएस्ट से इसका लोएस्ट का 3 गुना ज्यादा एनर्जी है, मतलब कम से कम 3 गुना कम उसकी वेवलेंथ रहेगी। समझ रहे हो? तो कंप्लीटली बाहर हो गया ना ये तो उससे, ठीक है। 3 गुना अगर ज्यादा एनर्जेटिक कर दिया तो ये वेवलेंथ बाहर हो गई विजिबल रेंज से। सो दिस इज कंप्लीटली लाइंग इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ज्यादा एनर्जेटिक रीजन कौन सा हुआ? वायलेट, विजिबल से अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना, तुम्हें याद होगा। गामा एक्स यूवी, यू के बाद वी, है ना, यूवी में यूवी का मतलब होता है, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, वी मतलब विजिबल, ठीक है। इंडियन रोड में रात में, रात में, ठीक है। अब एनर्जेटिक ये हो गया, तो ये वाले क्या रहेंगे? पास्टन, ब्रैकेट, फंड, तीनों ही इंफ्रारेड में लाई करते हैं। इंफ्रारेड इज अ वेरी बिग रीजन, ये बात याद रखना, ठीक है। इंफ्रारेड, 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 ये कैसा इंफ्रारेड रहेगा? शॉर्ट इंफ्रारेड, शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड, ठीक है। और ये दोनों लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड। शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड मतलब, शॉर्ट वेवलेंथ है मतलब ज्यादा एनर्जी है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी ना, क्योंकि गैप्स ज्यादा है। ये वही डायग्राम है सर्कल में जो मैं बना रहा था, याद करो, एनर्जी वाइज। पहला गैप सबसे ज्यादा रहेगा 1 और 2 के बीच का, है ना, उसके बाद 2 और 3 के बीच का गैप रहेगा, ठीक है। तो वो मैंने सर्कल में बनाया था, इन्होंने स्ट्रेट लाइन में बनाया। तुम्हें ऐसे ही बनाना है, इक्वली स्पेस्ड बनाओगे, एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड, ज्यादा एनर्जेटिक, उससे ज्यादा एनर्जेटिक, उससे ज्यादा एनर्जेटिक। तो आई होप तुम समझ रहे हो, ठीक है। मैंने कभी भी रिडबर्ग वाला फॉर्मूला कभी मैंने याद नहीं किया, तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। करना क्या होता है? कुछ नहीं, E इक्वल टू जो हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो इसको एच सी बाय लैमडा कर लो, ठीक है। तो 1 बाय लैमडा क्या हो जाएगा? -13.6 EV अपॉन एच सी। तो ये जो वैल्यू, यही रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। किसी को याद हो तो बताओ। 1.677 ऐसा कुछ रहता है क्या? 10 टू द पावर माइनस, 1.1 into 10 to the power -11 रहता है कुछ। चलो देख लेना एक बार, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। यस सर। आई कैन कैलकुलेट इट, ऐसा मत सोचो कि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब जस्ट टेलिंग कि अगर मैं फंस गया तो आई ज्यादा कैन दिया कैलकुलेट इट। होगा सर शीट में। हाँ दिया होगा, देख लेना। यू शुड ट्राई टू लाइक जस्ट गेट इट वंस, है ना, खुद से करने की कोशिश किया करो, 1.0 ठीक है। तो ये सब इधर जो दे रखा है ना, मैं कभी इन सबको नहीं पढ़ता था कभी भी, क्योंकि मुझे अपने बेसिक्स कंप्लीटली याद थे। दैट एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू राइट कि कौन सा एनर्जी गैप है, और दैट विल करेस्पॉन्ड टू वो वाला ट्रांजिशन, ठीक है। मैं कभी भी माइनस सामने में रहता है कि बाद पीछे रहता है, कभी याद नहीं करता था इन सब चीज़ों को। बिकॉज अगर एक्साइटेशन हो रहा होगा, अगर एक्साइटेशन हो रही होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात रहती थी, उस तरीके से मैं वैल्यू निकालता था। यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन वगैरह को तुम खुद से देखना यार, मैं जल्दी तुम्हें गो थ्रू कराता हूँ। देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एच बीटा लाइन। अच्छा, ये बीटा बीटा क्या है? ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देखो, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। तो यहां से जो यहाँ आता था ना, इसको k नाम दे देते हैं, इसको l नाम दे देते हैं, इसको m नाम दे देते हैं। शेल का नाम ऐसे दिया करते थे ना, तो इसको k अल्फा लाइन बोलते हैं, इस वाले लाइन को k बीटा लाइन बोलते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट द नॉमेनक्लेचर।
ठीक है, इस वाले लाइन को क्या नाम बोलेंगे, तुम बताओ मेरे को। एल अल्फा। ठीक है, जहां पे आ रहा है ना, वो वाले जगह का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, ये वाले का। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इतना ही तक रखना है, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। इस वाले का नाम होगा गामा, के गामा। ठीक है, इस वाले का क्या नाम होगा, एम एम अल्फा लाइन। अल्फा। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, एनर्जी ना, सरल पूछ दिया मैंने तुमसे। ठीक है, एनर्जी किसके पास है, एल बीटा के पास में या फिर एम गामा के पास में। ठीक है, एल बीटा लाइन की ज्यादा एनर्जी है या एम गामा, तो तुम्हें वहां पे कैलकुलेट करके देखना होगा। एल बीटा लाइन इज व्हाट, शुरू के से हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, तो एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 में आना, ये एल बीटा लाइन का करस्पॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 2 में जाना है ना। एल फोर का से टू। हाँ, एन इक्वल टू सॉरी, एल का अल्फा क्या होगा, 3 से 2 में आना। एल का बीटा क्या होगा, 4 से 2 में आना, है ना। और एम का गामा, एम का पहले अल्फा रहा होगा, एम का बीटा रहा होगा, एम का फिर गामा रहा होगा। 6 से 3। 6 से 3। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा एनर्जी है, गैप, वो तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे बोलना ऐसा कि गैप तो एक मैग्नीट्यूड है ना, बस गैप की वैल्यू तो एक फोर से मैग्नीट्यूड है। टू का होगा। ठीक है, तो 4 से 2 का होगा, क्योंकि तुम्हें वो डायग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस चीज को। ठीक है, करके दिखा देना, 1/16/1/4। ठीक है, और एक में करके दिखा देना 1/36 माइनस 1/9। तो इसमें ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा निकल करके आएगा, देख पा रहे होगे तुम। 3/16 आ रहा है ये, और ये 3/36 आ रहा है ये। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा बड़ा नंबर है। रिकनेक्ट होते हैं। सर, और 6 से 3 जाने से भी तो एनर्जी गैप कम हो 4 और 2 के कंपैरिजन में। हाँ मतलब 2 तो काफ़ी इनिशियल स्टेजेस ही है ना, तो 2 यस काफ़ी सर। इनिशियल स्टेजेस है, जैसे 2 से 3 वाला गैप ही काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, रिकनेक्ट हो।